नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और इस वक्त हम जुड़े हैं आपके साथ बड़ी खबर पर बात करने के लिए। देखिए, केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया। आपको याद होगा, पिछले कई चुनावों में चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सबकी तरफ से जाति जनगणना का मुद्दा हर बार उठाया गया और जाति जनगणना के मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हुई। अब आज कैबिनेट की बैठक में इस बड़े फैसले को मंजूरी दे दी गई कि जब जनगणना होगी उसके साथ ही जाति जनगणना भी करवाई जाएगी। अब सवाल यह है, इस फैसले के मायने कैसे निकाले जाएं? साल के अंत में बिहार चुनाव होना है, क्या इसको बिहार चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए? इसके सियासी मायने क्या होंगे? राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधा सवाल ये पूछा और उन्होंने सहमति जताई और ये स्वागत भी किया सरकार के कदम का कि सरकार ने जो फैसला किया है वो हमारी मांग थी, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार ये भी बताए कि ये होगा कब, टाइमलाइन भी दे सरकार। ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। सवाल यह है कि जाति जनगणना के पीछे की जो राजनीतिक कहानी है वो किसके लिए नफा हो सकता है, उसमें किसके लिए नुकसान हो सकता है, क्यों अब सरकार को इस पर आना पड़ा, वो सरकार जो पहले इसको नजरअंदाज कर रही थी, या यूं कहे कि अलग अलग कारण गिनाए जा रहे थे, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका अमर उजाला .com पर। सबसे पहले तो क्या इसको ऐसे देखें कि राहुल गांधी हो या विपक्ष के जो तमाम नेता हो जिनकी मांग थी जाति जनगणना की, सरकार ने वो मान ली, झुक गई सरकार, या सरकार को मानना पड़ा? नहीं, दोनों पक्ष देखा जा सकता है। विपक्ष हम्म। ये प्रचारित करेगा कि सरकार हमारी इस मांग पे झुक गई हम्म। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से प्रचारित किया जाएगा कि हम झुके नहीं हैं, बल्कि हम हम्म। इसके पक्ष में थे। और यही प्रस्तुत करते हुए सरकार जातिगत जनगणना को लेके एक नए सिरे से प्रचार अभियान शुरू करेगी, सरकार और भारतीय जनता पार्टी। और उसके हम्म। लिए वो बेस तैयार करेगी बिहार का, कि जिस बिहार में आरजेडी और जनता दल यू सरकार ने मिलकर जातिगत जनगणना का जो सर्वे कराया था, हम्म। उस सर्वे के बाद नीतीश कुमार जी अब एनडीए के पाले में आ गए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। तो हम्म। स्वाभाविक तौर पे जो सर्वे हुआ बिहार में, उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को गया है, आरजेडी को नहीं गया। तो राज्य में सर्वे कराने का और उस सर्वे के आधार पे केंद्र में जनगणना जातिगत जनगणना कराने का, मुझे लगता है ये पूरा क्रेडिट अब एनडीए अपने खाते में दर्ज कराना चाहती है। हम्म। इसीलिए आज ये एक अचानक से धमाकेदार फैसला सामने आया, तब जब पूरा देश टकटकी लगा के बैठा हुआ था कि आज हम्म। जो इतनी बड़ी-बड़ी बैठकें हो रही मैराथन और उसमें निश्चित पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेके हम्म। सरकार का कोई ना कोई प्लान सामने आएगा। ऐसे में प्लान आता है कि सरकार, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है। तो आप हम्म। देखिए कि राजनीति तो यहीं से एक नई शुरू हो गई है कि आदमी सोच कुछ और रहा था और रिजल्ट कुछ और आया। आदर्श। हम्म। जी। सर, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें मैं दो चीजें, एक तो क्या केवल इसको बिहार तक जोड़कर देखना ठीक होगा? ठीक है, बिहार में साल के अंत में चुनाव है, और जो बात आपने कही अभी खुद ही, क्योंकि सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर, देखिए पहलगाम हमले के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, सब इंतजार कर रहे थे कि कुछ बड़ी बात निकल कर आ सकती है। हाँ, जी। सरकार अपना प्लान साझा नहीं करेगी कि हम क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, लेकिन कोई बड़ी बात पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर निकल कर आ सकती है। उस पर बात नहीं हुई। ये जाति जनगणना का जो मुद्दा सामने आ गया, कैसे इसको देखें? क्या फिलहाल अलग डाइवर्ट करने की भी कोशिश हो सकती है, या वो एक अलग एंड पर काम चल रहा है और ये एक अलग एंड पर काम चल रहा है, उसको ऐसे देखें? और वही बात कि केवल बिहार चुनाव से जोड़कर देखना ठीक होगा, क्योंकि असर केवल बिहार चुनाव पे नहीं, उसके बाद भी देश में चुनाव होंगे और जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत आगे तक जाने वाला है। आपने जो दूसरी बात कही वो एकदम सही है कि सरकार दोनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है, हम्म। राजनीतिक मोर्चे पे भी और राष्ट्रीय मोर्चे पे भी। एकदम सही आंकलन आपका है। तो राष्ट्रीय मोर्चे पे वो जो एक्टिविटी कर रही है या जो रणनीति बना रही है, वो सुरक्षा कारणों से वो उसको बाहर नहीं लाएगी, सार्वजनिक नहीं करेगी, और वो उचित भी है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि 2016 और 2019 में जब उरी और पुलवामा में आतंकवादियों की तरफ से हमला किया गया हम्म। और मोदी सरकार की तरफ से जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई, तब भी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बताया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है और हमने ये किया है। तो इसलिए हम्म। पहले सरकार कुछ बताएगी, ना तो हमें इसकी उम्मीद रखना चाहिए और ना ही सरकार को ये बात साझा करना चाहिए, क्योंकि इससे दुश्मन सतर्क हो सकता है। जी। रही बात इसकी जो आप बिहार तक का लेके चल रहे हैं, अब इसको हमें थोड़ा-सा अलग तरीके से समझना होगा आदर्श।
हम्म। देश में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो है हिंदुत्व की राजनीति। वो भले ही स्वीकार न करे, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति है। जी। जातिगत जनगणना का जो सर्वे अभी तक हुआ है, जातियों का जो सर्वे हुआ है, हम्म। उसमें 79 से लेके 80% हिंदू है और 20% जो अल्पसंख्यक हैं उसमें हम्म। लगभग 14% मुस्लिम है। अब हम्म। बाकी के 6% में बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी ये आते हैं। जी। 14% मुसलमान हो गए, 80% आपके हिंदू हो गए और 6% अन्य जातियां। जो हम्म। 6% अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनमें मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यदि ईसाई वर्ग को छोड़ दिया जाए तो जैन जी। भी हैं, पारसी भी हैं और हम्म। बौद्धों का भी एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब आप इसको इस तरीके से देखें कि जो 80% जातियां हैं, तो 80% जातियों में हिंदुत्व का वेव कितना रहेगा? हम्म। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आप बिहार तक, जो आप कह रहे हैं एकदम सही है कि बिहार तक को लेके ना चले। बिहार हम्म। बिहार के बाद 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव और हम्म। उत्तर प्रदेश के बाद जो आपके 4 राज्यों के चुनाव होने हैं 2028 में और उसके बाद 2029 में आपका लोकसभा का चुनाव होगा। तो ये जो जातिगत जनगणना होनी है, ये आपका जाके 26-27 तक खत्म होनी है। ये आज ही हम्म। खत्म नहीं होगी। आज अनाउंस हुआ है, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है, फिर बरसात आ जाएगी, तो 4-5 महीने तो वो डिले हो जाएगा पूरा। जी। फिर आप मान के चलिए कि प्रॉपर तरीके से ये नवंबर-दिसंबर से ही शुरू होगी, जातिगत हम्म। जनगणना और जनगणना का काम। तो हम्म। नवंबर-दिसंबर का मतलब हुआ कि 26 पूरा आपका जनगणना में जाएगा। जी। 26 जब अभी आपने घोषणा करके बिहार की पॉलिटिक्स को आपने सेट कर लिया और जातिगत जनगणना कराते हुए जो बीच-बीच में आपकी जानकारियाँ लीक होंगी, वो आपका हम्म। 27 का एजेंडा सेट करेगा उत्तर प्रदेश का और उसके बाद जब जनगणना हो चुकी होगी, तो वो हम्म। सार्वजनिक होने से पहले आपके 28 के चुनाव हो जाएँगे और 29 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा डाटा भारत के सामने आएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि इस जाति का इतना वर्ग या इस जाति के इतने हम्म। लोग। 29 के समय ही जब जातिगत जनगणना आएगी, उसके साथ ही आप देखिएगा कोई न कोई हिंदुत्व का एक एजेंडा आएगा और जो लोग जातिगत आधारित राजनीति करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके हम्म। सामने बड़ा संकट खड़ा होगा। क्योंकि अभी जो कहा जाता है ना कि ओबीसी देश में 50% है। जी। ओबीसी जाति नहीं है, एक वर्ग है। वर्ग है। एक समुदाय है और वो राजनीतिक शब्दावली है ओबीसी यानी अन्न हम्म। पिछड़ा वर्ग। तो अन्न पिछड़ा वर्ग में तो समूची जातियां समाहित है। हम्म। तो इसलिए उसको जाति के रूप में जो प्रेजेंट किया जा रहा है यानी पीडीए, तो पीडीए की काट भी बनेगा कि पिछड़ा नहीं होता कुछ, ये जाति होती है। तो पटेल इतना है, यादव इतना है और आपके काछी इतना है, ब्राह्मण इतना है, क्षत्रिय इतना है। जब ये छोटे-छोटे पॉकेट आएँगे, तो आप देखेंगे जी। इसमें 4 वर्ग तैयार होगा, सवर्ण, ओबीसी, एससी हम्म। और एसटी। अब इन चारों में आप विभाजित करेंगे तो आप पाएँगे कि ओबीसी बहुत सारी जातियाँ हम्म। यानी देश में 1931 में 4100 जातियां थी, 2011 के सर्वे में 46 लाख जातियां हो चुकी हैं। दलितों में भी 2 हो गए हैं, दलित और महादलित। हम्म। तो जब ये सारी जातियों को आप अलग-अलग पॉकेट बना के रखेंगे, तो जो अभी हनक दिखाई जाती है कि हमारा समुदाय सबसे बड़ा है, आप जी। देखिएगा वो हनक कहीं न कहीं काउंटर होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार उसी हनक को कमज़ोर करने के लिए यानी जाति आधारित राजनीति करने वाले राजनीतिक दल आज भले हम्म। ही खुशी जाहिर करते हों और ये क्रेडिट लेने का पीठ थपथपाने का अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन आने वाले समय में ये जातिगत जनगणना उनके लिए घातक साबित हो सकती है। आदर्श। यही यही देखिए, मैं सवाल आपसे पूछने वाला था कि वो बीजेपी जो पहले ये कह रही थी कि भाई जाति के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है, उससे देश टूटेगा, उसको आखिर इस मांग को मानना क्यों पड़ा? या अगर इस फैसले को लेने पर बीजेपी पहुंची तो उसकी वजह क्या आप देख रहे हैं? देखिए 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने साफ तरीके से इनकार कर दिया था कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हैं और हम्म। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार का कहना था कि जातिगत जनगणना देश को विभाजित करने का एक एजेंडा है। हम्म।
तो आज 21 में ये कहने वाली सरकार आखिर 25 में इसके लिए राजी क्यों हुई? ये आपका जो सवाल है बहुत मौजू है और मुझे लगता है ये सवाल तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, राजनीति की समझ रखने वाले हैं, उन सब के लिए ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आखिर ये कदम भारतीय जनता पार्टी क्यों उठाने आई? तो भारतीय जनता पार्टी ये कदम इसलिए उठाने आई है कि मैं फिर कहूँगा कि 80-20 का जो समीकरण दिखा के और लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जाता है, आप देखिएगा कि वो 80-20 का समीकरण हिंदू और मुस्लिम में बटेगा और हिंदुओं को एक एजेंडे के तहत साथ लिया जाएगा। जैसे हिंदुओं में आप मान के चलें कि 4 वर्ग तो सवर्णों के हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ। अब इन 4 वर्गों में आप देखेंगे तो बहुतायत जो है वो भाजपा के साथ है। फिर बाकी ओबीसी में आप आइए, तो ओबीसी में यादव, कुर्मी, काची यदि हम इनको साइड कर दें, तो बाकी जिसको यदि हम ओबीसी मान के चले, अन्य पिछड़ा वर्ग में, तो उसमें भी एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जी। ये सारा दलितों में भी आप देखिए, तो दलित में आपका जाटव अलग है, तो दूसरा जो वाल्मीकि समाज अलग। इन सारे लोगों को जब आप पॉकेट में बाँट देंगे, तो आपके लिए ये आसान रहेगा कि किसको हम किस तरीके से अपने साथ ला सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसको पता है कि किस पॉकेट को हम अपने साथ किस एजेंडे के तहत जोड़ सकते हैं। इसलिए ये पहले जो छोटे-छोटे पॉकेट तैयार होंगे, उस पॉकेट को अपने साथ लाने का एक अलग एजेंडा तैयार होगा, किसको हम हिंदुत्व पे ला सकते हैं, किसको योजनाओं का लाभ दे के ला सकते हैं, किसको हम किस रूप से अपने साथ ला सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन जातिगत समीकरण में कहीं न कहीं ये पाई होगी कि इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए 21 में नानुकुर करने वाली केंद्र सरकार 25 में इसके लिए सहमत होके 2 काम किया। पहला कि विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीन गया। अब विपक्ष जो है नई रणनीति बनाएगा आने वाले चुनावों के लिए और दूसरा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों वो चिन्हित किए गए पॉकेट को इंटरनल तरीके से सेंधमारी करने के काम में जुट जाएँगे। आदर्श। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष के हाथ से मुद्दा तो सरकार ने ले लिया, लेकिन राकेश सर, बड़ा अहम है समझना। ओबीसी का उदाहरण ले लेते हैं। आपने भी खुद कहा कि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है जिसमें अलग-अलग जातियां हैं। अब सवाल ये है, विपक्ष तो ये कहता रहा ना कि जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी वाला फॉर्मूला। तो अगर ओबीसी के अंदर ही हम ले लें और उसमें ही अगर सब कैटेगरीज बढ़ जाएंगी कि कौन सी एक जाति है उसकी क्या भागीदारी है, कौन सी दूसरी जाति है उसकी क्या भागीदारी है, वो तो उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, वो तो एक अलग कह सकते हैं कि राजनीतिक सिनेरियो खड़ा हो जाएगा और सभी दलों के लिए हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अभी क्या है, अभी हम वर्ग की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं। तो समाज की बात जब हम करते हैं तो समग्रता के साथ बात करते हैं और उसी समग्रता में हम ये कहते हैं कि देश की आबादी में 50% ओबीसी है। लेकिन कुछ जगहों पर तो ओबीसी में अन्न पिछड़ा में तो ब्राह्मण भी जुड़ा हुआ है, 1-2 जी। ब्राह्मण वर्ग भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो अभी हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, उस ओबीसी को जब आप जाति में आप बाँटेंगे, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का जो जो नारा स्लोगन दिया गया है, वो स्लोगन अपने आप ही सिमट जाएगा। क्योंकि आप ये देखेंगे कि राज्यों में ही आप लीजिए, अब महाराष्ट्र में जो जाति आपके ओबीसी में शामिल है, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो जाति ओबीसी में है, वो बिहार में एससी में जुड़ी हुई है। तो ये जो अलग-अलग राज्य में एक ही जाति की जो 2 कैटेगरी है, जी। उसको लेके समायोजित करके एक पूरी समग्रता के साथ अब जो एसटी में है, क्या वो ओबीसी में आना पसंद करेगा? या जो ओबीसी में है, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई जाति ओबीसी में है और मध्य जी। प्रदेश में वो जाति सामान्य वर्ग में है। जैसे जाटों को ले लीजिए, जाट कहीं अलग आरक्षण पा रहा तो कहीं सामान्य वर्ग में है। तो जहाँ आरक्षण पा रहा जाट, क्या वो सामान्य वर्ग में आना पसंद करेगा? और जहाँ जाट को आरक्षण नहीं मिला हुआ है, क्या उसको आरक्षण के दायरे में लाना संभव होगा सरकार के लिए? तो आप आरक्षण की बाउंड्री भी पार नहीं कर सकते और ऐसे में सारी जातियों का जो लब्बो-लुआब दिखाया जा रहा अभी क्षेत्रीय जी। दलों की, वो सारा का सारा लब्बो-लुआब आपका बिगड़ जाएगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी का जो एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है कि ओबीसी, अरे यादव पॉलिटिक्स करते हुए आप एक ओबीसी के जो मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स बहुत बड़ा डंट लगेगा उस पे। आदर्श।
लेकिन वो परिस्थिति तो और विकट हो जाएगी राकेश सर, क्योंकि देखिए लगातार देश की राजनीति को बदलता आप लोग देखते रहे हैं, मंडल कमंडल का दौर भी आप लोगों ने बहुत करीब से देखा, और ये जिस तरह की जनगणना होगी और जो चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है, सब सरकार एक डेटा बनाना चाहती है, एक्यूमुलेट करना चाहती है, वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस पर अभी से जिस तरीके की सियासत हो रही है और वो डेटा सामने आने के बाद किस हिसाब से सियासत होगी, मैं इसीलिए इस सवाल को दोहरा रहा हूं, क्योंकि वो परिस्थिति किसके हाथ में होगी, नहीं होगी, क्या होगा। अभी भी जब राहुल गांधी बोल रहे थे, वो 80-90% की बात कर रहे थे कि किस तरीके से होगा, क्या होगा, तारीख नहीं बता रहे हैं। सब कुछ ठीक है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन तारीख नहीं बता रहे हैं। सवाल वही है, वो परिस्थिति क्या उस वक्त की राजनीति के हिसाब से संभलने लायक होगी, नहीं संभलने लायक होगी, कैसे संभालेंगे, ये तो और ज्यादा दो फाड़ और मल्टीफोल्ड चीजें हो जाएंगी इसमें। देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार जो है अब विपक्ष को एक्सपोज करना चाहती है। हम्म। अभी तक जो जाति को लेके जो सर्वे हुआ और उसके जो हम्म। नतीजे आए वो सार्वजनिक नहीं हो पाए, और हम्म। सार्वजनिक नहीं होने का कारण था विसंगतियां। हम्म। तो चाहे कर्नाटक हो, चाहे आपके तेलंगाना हो, चाहे बिहार हो, राज्यों को एक तो जनगणना करने का अधिकार नहीं, लेकिन उन्होंने जो सर्वे कराया उसमें हम्म। विसंगतियां थी। उसके पहले कांग्रेस ने 2011 में भी जो सर्वे करवाया था जाति का, उसमें भी विसंगत थी, जिसके चलते वो डाटा सार्वजनिक नहीं हो पाया। तो जब केंद्र की मौजूदा सरकार जब ये जातिगत जनगणना कराएगी, स्वाभाविक तौर पे ये जाति आधारित राजनीति करने वाले जो दल हैं, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न उठाएंगे कि गणना में गड़बड़ी है। हम्म। तो सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि गणना में गड़बड़ी कैसे है, आप स्पष्ट हम्म। करिए। तो स्पष्टता में बात ये आएगी कि इस जाति को यहाँ पे आपने ये जोड़ा है और ये जाति यहाँ पे ये जुड़ी। तो जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ना, कि जहाँ पे जिसको आरक्षण मिला हुआ है, या जो पिछड़ी में शामिल है या दलित में शामिल है, वो क्या हम्म। सामान्य कोटे पे आने को पसंद करेगा, और सामान्य वाला क्या को क्या उसमें भेजा जाएगा। ये तमाम विसंगतियां आएंगी, और वो सारी विसंगतियों का ठीकरा सीधे सीधे फोड़ा जाएगा किसके, जाति आधारित राजनीति करने वाले दलों के सिर पे। तो हम्म। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि ये वही ट्रम्प कार्ड साबित होगा, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, जिसकी झुलसन से आज भी झुलसन का दाग खत्म नहीं हुआ है आदर्श। आज भी वो जी। दाग सब दलों में लगा हुआ है, कांग्रेस में भी लगा हुआ है। तो इसलिए ये जो जातिगत जनगणना का कार्ड है, वो कार्ड कहीं ना कहीं, एक तो ये जो आपका इंडी गठबंधन बना है हम्म। उसके बीच भेद पैदा करेगा, और साथ ही जो जातियों को लेके विसंगतियां आएंगी, तो जिस जाति का फेवर ये लेंगे तो दूसरी हम्म। जाति उससे नाराज होगी। तो ऐसे में जातियों के विरोध का सामना भी इन क्षेत्रीय दलों को करना नहीं, ये जो पड़ेगा। बात आप कह रहे हैं, इसी से देखिए मैं जोड़ देता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई 50% आरक्षण का जो ब्रैकेट है उसको भी तोड़ेंगे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो वो होगा तो बहुत सारा जो आरक्षण का अभी का जो एक पिक्चर है उसमें भी तो बहुत बदलाव होगा, अगर नहीं होता है ऐसा तो। नहीं, ब्रैकेट कैसे तोड़ेंगे आप? नहीं, अब आप राहुल तो गांधी ने तो अभी अभी कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। आप आप तो अभी वर्ग के रूप में ले रहे हैं ना, हम्म। और जब आप जाति पे आएंगे तो आरक्षण तो जाति आधारित होगा ना। हम्म। तो जाति में संख्या बल महत्वपूर्ण होती है। हम्म। तो संख्या बल के हिसाब से ना आप बाउंड्री तोड़ेंगे 50% की। यदि हम्म। मान लीजिए एक हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देश में यदि आपको 4 कैटेगरी लिया जाए, सवर्ण, हम्म। पिछड़ा वर्ग, जी। एससी और एसटी, और ये 4 में से आप पाइए कि जब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ, ये भारत के हर राज्य में उसी नाम से पहचाना जाता है। हम्म। ब्राह्मणों की अपना सरनेम है, क्षत्रियों का अपना है, वैश्य का अपना है, कायस्थ का अपना है। लेकिन ये राजनीतिक दलों ने ओबीसी, एससी, एसटी की इतनी जातियां और उपजातियां बना दी हैं कि हम्म। उनके सबको समायोजित करना ही कठिन हो जाएगा। अब जो आंकड़ा आया है, 1931 में 4100 जातियां थी, और हम्म। 2011 के सर्वे में 46 लाख जातियां हैं, जिसमें सबसे जातियां 4,28,000 जातियां तो महाराष्ट्र में है। हम्म। कैसे आप इनको वर्गीकरण कर पाओगे? और जब हम्म। वर्गीकरण करके फिर इसको आरक्षण के दायरे में कैसे लाओगे? कैसे आप हम्म। प्रमाणित करोगे कि इसको इसमें लिया जाए? क्योंकि जब जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना होगी, तो उसी आधार पे उनको आरक्षण की परिधि में भी तो रखा जाएगा। हम्म। तो वर्ग के रूप में आरक्षण देना और जाति के रूप में आरक्षण देना, ये दोनों अलग चीजें हैं आदर्श। इसलिए जी। एक कठिन दौर आने वाला है राजनीति में जातिगत जनगणना को लेकर, आदर्श जी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। एक आखिरी सवाल बस, अभी जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है,
सियासत के तौर पे, मुद्दे के तौर पे देखें तो ये मानकर चले कि विपक्ष से एक मुद्दा छीन लिया सरकार ने। स्वाभाविक तौर पे देखिए, हम्म। 2023 में जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद ये मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया हम्म। और इसका श्रेय लेने का प्रयास किया गया सबसे ज्यादा कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से। हम्म। आरजेडी तो उसमें पीछे रह गई, लेकिन कांग्रेस इसमें सबसे आगे निकल गई और कांग्रेस आगे निकल के हर जगह, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो हर जगह ये कह रहे थे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना इन्होंने कराया। जो पहले की जनगणना थी उस पे ये कोई बात नहीं कर रहे, ये भविष्य की हम्म। बात करते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो हम्म। आज की डेट में जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे जनगणना के साथ, तो हम्म। निश्चित तौर पे आज इनके पास उस पे प्रसन्नता जाहिर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात, आप सरकार से ये समय नहीं पूछ सकते कि आप कब तक कराएंगे, क्योंकि जी। देश की जनता को भी पता है कि जनगणना का कार्य कठिन होता है, बहुत हम्म। दूर तक के लोगों को करना पड़ता है, इसलिए इसमें समय लग सकता है। तो आज की डेट में यदि आप ये कह रहे हो कि सरकार का कदम अच्छा है, इसका मतलब है कि अब आपके पास इस पे प्रश्न खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं बचा है और अब जी। आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं। तो पहलगांव पे सवाल उठाते-उठाते अब आप पहुंच गए हैं किस पे? एक नया मुद्दा तलाशने के लिए। हम्म। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। खैर देखिए, इस मुद्दे पर सियासत, ऐलान भले हो गया है जातीय जनगणना का, लेकिन सियासत खत्म नहीं होगी। अभी तो तारीख से शुरू हो गई है ये सियासत। अभी आगे और भी बहुत कुछ निकल कर आएगा। बहुत धन्यवाद राकेश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा, दर्शकों को देने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। राकेश शुक्ला सर को सुन रहे थे आप। जातिगत जनगणना पर किस तरीके से सियासी तस्वीर बन रही है, क्या मायने उसके हो सकते हैं, ये वो समझा रहे थे। और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए आप अमरउजाला.com पर हमारे साथ आगे भी बने रहेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।